नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सविता है और मैं अपने मम्मी-पापा की इकलौती बेटी हूँ। बचपन से ही सबका बहुत प्यार मिला, इसलिए मैं थोड़ी ज़िद्दी और शरारती स्वभाव की हो गई थी। मुझे हमेशा घूमना-फिरना और नई जगह पर जाना पसंद था। जैसे ही मेरी 12वीं की परीक्षा खत्म हुई तो मेरा मन कहीं बाहर घूमने का करने लगा। एक दिन मैंने अपनी माँ से कहा कि इस बार छुट्टियों में गाँव चलते हैं, शहर में रहते-रहते मैं बोर हो चुकी हूँ। माँ भी काफ़ी समय से अपने मायके जाने का सोच रही थी, इसलिए उन्होंने तुरंत हाँ कर दी। पापा ने हमारी टिकट करवा दी और अगले ही दिन हम ट्रेन से गाँव के लिए निकल पड़े। लंबे सफ़र के बाद जब हम नाना जी के गाँव पहुँचे, तो वहाँ का माहौल देखकर मेरा मन खुश हो गया। चारों तरफ हरियाली थी, खुले खेत थे और हवा भी बिल्कुल अलग लग रही थी। स्टेशन पर मामा हमें लेने आए थे। घर पहुँचते नानी ने ढेर सारा खाना बनाकर रखा था। गाँव का खाना मुझे हमेशा से बहुत पसंद था, इसलिए मैं खुशी से खुशी सबके साथ बैठकर खाने लगी। थोड़ी देर बाद मेरी मौसी भी अपनी बेटियों के साथ हमसे मिलने आ गई। मेरी कजिन्स मेरी अच्छी दोस्त जैसी थी, इसलिए उनके साथ मुझे बहुत मज़ा आता था। अगले ही दिन हम सब खेतों की तरफ घूमने निकल गए। कभी सरसों के खेत में फ़ोटो खींचते, तो कभी आम के पेड़ों के बीच बैठकर बातें करते। गाँव की ज़िंदगी शहर से बिल्कुल अलग थी और मुझे ये सब बहुत अच्छा लग रहा था। घूमते-घूमते हम लोग सड़क किनारे चल रहे थे, तभी सामने से एक लड़का साइकिल लेकर आया। उसने हमें देखा और कुछ पल के लिए रुक गया। उसकी नज़रें बार-बार मेरी तरफ जा रही थी। मेरी कज़िन्स तुरंत मेरा मज़ाक उड़ाने लगी। एक बोली, लगता है गाँव में आते ही किसी का दिल आ गया है। दूसरी बोली, अब सविता यहीं की बहू बनेगी। मैं हँसते हुए बोली, पागल हो क्या? मैं बस घूमने आई हूँ, रहने नहीं। वह लड़का कुछ देर हमें देखता रहा और फिर चला गया। लेकिन जाते-जाते भी उसने पीछे मुड़कर मुझे ज़रूर देखा। उस समय मैंने इस बात को मज़ाक में ही लिया और घर लौट आई। अगले दिन मेरी कज़िन्स किसी काम में व्यस्त थी, इसलिए मैं अकेले ही खेतों की तरफ घूमने चली गई। मौसम अच्छा था और हल्की हवा चल रही थी। मैं रास्ते में चलते हुए पेड़ और खेतों को देख रही थी। तभी अचानक वही लड़का सामने आ गया। इस बार वह सीधा मेरे पास आकर खड़ा हो गया। उसके चेहरे पर झिझक साफ दिखाई दे रही थी। उसने धीरे से कहा कि वह मुझसे बात करना चाहता है। मैंने सामान्य तरीके से पूछा, क्या बात है? वह बोला कि जब से उसने मुझे देखा है, तब से मुझे पसंद करने लगा है। उसकी बात सुनकर मैं हैरान रह गई, क्योंकि मैं उसे ठीक से जानती तक नहीं थी। मैंने हंसकर कहा कि तुम मुझे जानते भी नहीं हो और ऐसी बातें कर रहे हो। उसने कहा कि उसे मैं बहुत अच्छी लगी हूँ और वह मुझसे दोस्ती करना चाहता है। उसकी बातें सुनकर मुझे थोड़ा अजीब लगा। मैंने साफ कहा कि मैं यहाँ सिर्फ छुट्टियां बिताने आई हूँ और मुझे इन सब बातों में कोई दिलचस्पी नहीं है। मेरी बात सुनकर उसका चेहरा उतर गया। उसने कहा कि उसने पहली बार किसी लड़की से इस तरह बात की है। मैंने उसे समझाते हुए कहा कि वह इन सब बातों को दिल पर न ले और अपने काम पर ध्यान दे। लेकिन शायद उसे मेरी बात बुरी लग गई। जाते-जाते उसने कहा कि एक दिन मुझे इसी गाँव में रहना पड़ेगा। उसकी बात सुनकर मुझे थोड़ा अजीब ज़रूर लगा, लेकिन मैंने ध्यान नहीं दिया और वहाँ से वापस घर आ गई। घर पहुँचकर भी उसका चेहरा मेरे दिमाग में घूम रहा था। मुझे लग रहा था कि वह थोड़ा अजीब स्वभाव का लड़का है। लेकिन धीरे-धीरे मैं उस बात को भूल गई और गाँव की ज़िंदगी में फिर से मस्त हो गई। कुछ दिन तक सब सामान्य चलता रहा। मैं कभी खेतों में घूमती, तो कभी गाँव की औरतों के साथ बैठकर बातें करती। गाँव के लोग मुझे बड़े प्यार से मिलते थे। एक दिन दोपहर में मैं अकेली ही गाँव से बाहर की तरफ घूमने निकल गई। गर्मी काफ़ी थी और चलते-चलते मुझे बहुत प्यास लगने लगी। मैं इधर-उधर पानी की तलाश करने लगी। तभी थोड़ी दूर पर मुझे एक पुराना कुआँ दिखाई दिया। उसके ऊपर लकड़ी का ढक्कन रखा हुआ था। मुझे लगा शायद लोग सुरक्षा के लिए उसे ढककर रखते होंगे। मैंने आस-पास देखा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। प्यास इतनी लगी थी कि मैंने ज़्यादा सोचे बिना वहाँ रखी बाल्टी से पानी निकाला और थोड़ा पानी पी लिया। पानी ठंडा था, इसलिए मुझे अच्छा लगा। मैं वापस ढक्कन लगाने लगी, तभी पीछे से किसी औरत की आवाज़ आई। उसने मुस्कुराते हुए कहा कि बेटी, तुम्हें बहुत बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है। मैं उसकी बात सुनकर चौंक गई। वह मर्दराज औरत थी, उसने जिसे मैंने पहले कभी गाँव में नहीं देखा था। मैंने पूछा, कैसी खुशखबरी? वह रहस्यमय तरीके से मुस्कुराते हुए बोली कि गाँव के लोग मानते हैं कि इस कुएँ का पानी खास है। उसकी बात सुनकर मुझे उस हँसी आ गई। मैंने कहा, आज के समय में कौन ऐसी बातों पर विश्वास करता है? लेकिन वह औरत गंभीर होकर बोली कि गाँव के लोग इस कुएँ को अलग-अलग बातें करते हैं, इसलिए यहाँ कोई आसानी से पानी नहीं पीता। उसकी बातें सुनकर मुझे थोड़ा अजीब ज़रूर लगा, लेकिन मैंने मज़ाक में बात खत्म की और वहाँ से घर लौट आई। घर पहुँचने के बाद मैंने माँ को पूरी बात बताई। माँ कुछ पल के लिए चुप हो गई, फिर बोली कि गाँव के पुराने समय में इस कुएँ को लेकर तरह-तरह की बातें कही जाती थी। मैंने कहा, माँ आप भी इन बातों पर विश्वास करती हो क्या? माँ बोली कि मुझे नहीं पता सच क्या है, लेकिन गाँव के लोग इस कुएँ से दूरी बनाकर रखते हैं। मैंने हँसते हुए कहा कि शहर के में अगर कोई ऐसी बातें करे तो लोग मज़ाक उड़ाएँ। माँ ने मुझे ज़्यादा बहस न करने को कहा और बात वहीं खत्म हो गई। लेकिन उसी रात मेरी तबीयत थोड़ी खराब लगने लगी। मुझे चक्कर जैसा महसूस हुआ और हल्की बेचैनी होने लगी। माँ तुरंत परेशान हो गई। उन्होंने सोचा शायद धूप ज़्यादा लग गई होगी। अगले दिन मुझे कमज़ोरी महसूस हो रही थी। माँ ने गाँव की एक दाई को बुला लिया, जो गाँव में लोगों का घरेलू इलाज किया करती थी। जब वह हमारे घर आई, तो मैं उसे देखकर चौंक गई, क्योंकि वही औरत थी जो कल कुएँ के पास मिली थी। वह मुझे देखकर हल्का-सा मुस्कुराकर बोली कि मैंने कहा था ना कि ये कुआँ अलग है। उसकी बात सुनकर मुझे गुस्सा आने लगा। मैंने कहा कि मेरी तबीयत खराब होना सामान्य बात है। इसका उसको इससे कोई संबंध नहीं है। लेकिन माँ और मौसी उसकी बातों को गंभीरता से सुन रही थी। दाई ने मेरी नब्ज़ देखी और कुछ देसी दवाइयाँ निकाल कर माँ को दे दी। उसने कहा कि कुछ दिन आराम करने से मैं ठीक हो जाऊँगी।
मुझे उसकी बातें बिल्कुल पसंद नहीं आ रही थी, लेकिन घरवाले गाँव की परंपराओं पर भरोसा करते थे, इसलिए मैं चुप रही। अगले कुछ दिनों तक वह दाई रोज़ घर आने लगे। कभी कोई काढ़ा देती तो कभी कोई गोली जैसी दवा। मेरी तबीयत कभी ठीक लगती तो कभी खराब हो जाती। अब घर के लोगों के चेहरे पर चिंता साफ दिखाई देने लगी थी। गाँव में बातें जल्दी फैलती हैं, इसलिए माँ बार-बार मुझे कमरे में ही रहने को कहती। मैं समझ नहीं पा रही थी आखिर मामूली तबीयत खराब होने की बात को इतना बड़ा क्यों बनाया जा रहा है। लेकिन धीरे-धीरे मुझे महसूस होने लगा कि घर का माहौल बदल रहा है। सब लोग आपस में धीरे-धीरे बात करते थे और मुझे देखते ही चुप हो जाते थे। मुझे लगने लगा कि ज़रूर कोई ऐसी बात है जो मुझसे छिपाई जा रही है। एक शाम मैंने माँ और मौसी को आपस में बात करते सुना। दोनों काफ़ी परेशान थे और दाई उन्हें समझा रही थी कि चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, सब सँभल जाएगा। उसकी आवाज़ में अजीब सा आत्मविश्वास था, जिसे सुनकर मेरे मन में शक पैदा होने लगा। उसी रात मैं देर तक सो नहीं पाई। मेरे दिमाग में बार-बार वही कुआँ, वही लड़का और वह दाई घूम रहे थे। मुझे महसूस हो रहा था कहीं न कहीं कुछ गलत ज़रूर हो रहा है, लेकिन सच क्या है ये मैं समझ नहीं पा रही थी। अगले दिन सुबह जब मेरी आँख खुली तो घर का माहौल पहले जैसे थे बदल चुका था। माँ मेरे कमरे में आई और बिना कुछ कहे मेरे सिर पर हाथ फेरने लगी। उनके चेहरे पर चिंता साफ दिखाई दे रही थी। मैंने पूछा आखिर बात क्या है? तो उन्होंने बस इतना कहा कि मुझे कुछ दिनों तक बाहर ज़्यादा घूमना नहीं चाहिए। उनकी बात सुनकर मैं और परेशान हो गई, क्योंकि पहले तो वही मुझे गाँव घूमने भेजती थी, अब अचानक सब मुझे ऐसे देख रहे थे जैसे मैंने कोई बहुत बड़ी गलती कर दी हो। थोड़ी देर बाद वही दाई फिर आ गई। उसके हाथ में एक कपड़ा बंधा हुआ था जिसमें कुछ जड़ी बूटियाँ और दवाइयाँ थी। उसने आते ही मेरी माँ से कहा कि लड़की को आराम की ज़रूरत है और समय रहते फैसला लेना ज़रूरी है। मैं उसकी बातें सुनकर चिढ़ गई। मैंने साफ कहा कि मुझे कुछ नहीं हुआ है, लेकिन मेरी बात कोई सुनने को तैयार नहीं था। दाई ने मुझे फिर एक दवा दी और बोली कि इसे खाने से कमज़ोरी कम होगी। मजबूरी में मैंने दवा खा ली, क्योंकि घरवाले बार-बार समझा रहे थे कि वह गाँव की अनुभवी औरत है और कई लोगों का इलाज कर चुके हैं। उस दिन के बाद से मुझे बार-बार नींद आने लगी। कभी अचानक चक्कर जैसा महसूस होता तो कभी जी घबराने लगता। माँ इसे बीमारी समझ रही थी, लेकिन मुझे लग रहा था कि कुछ गड़बड़ ज़रूर है। मैं जब भी कहती कि मुझे शहर के डॉक्टर को दिखाना चाहिए, तो घरवाले कहते कि गाँव में बदनामी हो जाएगी और पहले दाई की बात मान लेनी चाहिए। अब तो नाना जी भी चिंता में रहने लगे थे। गाँव में उनकी बहुत इज़्ज़त थी, इसलिए वह नहीं चाहते थे किसी तरह की अफ़वाह फैले। एक शाम दाई ने सबको बैठाकर कहा कि अगर समय रहते फैसला नहीं लिया गया, तो बाद में परेशानी बढ़ सकती है। मैंने पूछा आखिर कैसी परेशानी? वह बोले कि गाँव के लोग तरह-तरह की बातें बनाते हैं, इसलिए परिवार को सोच समझ कर कदम उठाना होगा। उनकी बातों का मतलब मैं पूरी तरह नहीं समझ पा रही थी, लेकिन इतना ज़रूर समझ गई थी कि वह धीरे-धीरे सबको अपने हिसाब से समझा रही थी। उसी रात मैंने अपनी दोस्त नीलम को फ़ोन किया। वह शहर में रहती थी और उसकी माँ डॉक्टर थी। मैंने उसे गाँव में होने वाली सारी बातें बताई। पहले तो हँसने लगी और बोली कि ये सब अंधविश्वास है, लेकिन जब मैंने अपनी तबीयत और दवाइयों के बारे में बताया तो वो गंभीर हो गई। उसने कहा कि बिना जाँच के कोई भी ऐसी बातें कैसे कर सकता है? फिर उसने कहा कि वह रात में अपनी माँ से मेरी बात करवाएगी। मैं बेसब्री से उस कॉल का इंतज़ार करने लगी। रात को जब नीलम की माँ का फ़ोन आया तो मैंने उन्हें सारी बातें विस्तार से बताई। उन्होंने बहुत ध्यान से मेरी बातें सुनी और फिर बोले कि सिर्फ़ कुएँ का पानी पी लेने से कोई लड़की माँ नहीं बन सकती। उन्होंने कहा कि मेरी तबीयत ख़राब होने के पीछे दूसरी वजह भी हो सकती है और सबसे ज़्यादा शक उन्हें उन दवाइयों पर है जो दाई मुझे दे रही थी। उनकी बात सुनकर मेरे मन का डर थोड़ा कम हुआ, लेकिन साथ ही शक और बढ़ गया। उन्होंने मुझे समझाया कि जब भी दवाई दे तो उसे छुपा कर रख लेना और खुद ध्यान देना कि दवा खाने के बाद क्या असर होता है। उन्होंने यह भी कहा कि अगर संभव हो तो किसी तरह शहर से जांच करवानी चाहिए। अगले दिन से मैंने दाई की हर हरकत पर ध्यान देना शुरू कर दिया। वह जब भी आती बहुत मीठी बातें करती, लेकिन उसकी नज़रें मुझे अजीब लगती थी। एक बार मैंने देखा कि वह माँ को अलग ले जाकर कुछ समझा रही थी और माँ बार बार चिंता में सिर हिला रही थी। अब मुझे पूरा यकीन होने लगा था कि दाई जानबूझकर घर वालों को डरा रही है। कुछ दिन बाद दाई ने अचानक एक नई बात छेड़ दी। उसने कहा कि गाँव में लोग बातें बनाने लगे हैं, इसलिए जल्दी कोई फैसला लेना होगा। फिर उसने अपने बेटे का जिक्र किया और बोली कि अगर परिवार चाहे तो वह रिश्ता करने को तैयार है। उसकी बात सुनकर मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मैं समझ गई थी आखिर ये सब किस दिशा में जा रहा है। मैं और मौसी पहले चुप रही, फिर लेकिन दाई उन्हें लगातार समझाती रही। इससे परिवार की इज्जत भी बच जाएगी और सब शांत हो जाएगा। मैंने तुरंत मना कर दिया। मैंने कहा कि मैं किसी अनजान लड़के से शादी नहीं करूंगी, लेकिन घर वाले अब बहुत दबाव में थे। गांव का माहौल ऐसा था कि जहां लोग छोटी छोटी बातों को भी बड़ा बना देते थे। नाना जी की प्रतिष्ठा की वजह से सब और ज्यादा डर रहे थे। उसी समय मुझे अचानक उस लड़के की याद आई जो खेत में मिला था और जिसने जाते समय अजीब-अजीब सी बातें कही थी। मेरे मन में शक और गहरा हो गया। मैंने तय किया कि सच पता किए बिना मैं चुप नहीं बैठूंगी। एक दिन मौका देखकर मैं अकेली ही घर से निकल गई और लोगों से पूछते-पूछते दाई के घर तक पहुंच गई। मैं छुपकर वहां देखने लगी, तभी मेरी नज़र उस लड़के पर पड़ी और मैं हैरान रह गई। वही लड़का दाई का बेटा था। अब सारी बातें धीरे-धीरे जुड़ने लगी। मुझे समझ आ गया कि ये सब संयोग नहीं हो सकता। मैं तुरंत वहां से वापस घर लौट आई। रास्ते भर मेरे दिमाग में यही चल रहा था कि आखिर उन्होंने ये सब क्यों किया।
घर पहुँचते ही माँ ने मुझे डांटा कि मैं अकेली बाहर क्यों गई थी, लेकिन इस बार मैं चुप रही क्योंकि अभी मेरे पास कोई सबूत नहीं था। उसी रात मैंने फिर नीलम को फ़ोन किया और उसे सब बता दिया। उसने कहा कि अब मामला गंभीर है और मुझे बहुत संभल कर रहना होगा। उसकी माँ ने सलाह दी कि मैं दाई की दवाइयाँ बिल्कुल ना खाऊं और अगर संभव हो तो उन्हें छुपा कर रख दूं। अगले दिन जब दाई दवा लेकर आई तो मैंने मौका देकर वह दवा फेंक दी और दिखाया कि मैंने खा लिया। कुछ ही दिनों में मेरी तबीयत पहले से बेहतर होने लगी। अब ना पहले जैसी बेचैनी थी, न बार बार चक्कर आ रहे थे। इससे मेरा शक और मजबूत हो गया कि दिक्कत दवाइयों की वजह से ही थी। लेकिन उधर घर में शादी की बातें रोज तेज हो रही थी। रिश्तेदारों को खबर दी जाने लगी और माँ बार बार मुझे समझा देती कि अब यही सही रास्ता है। मैं अंदर ही अंदर घुट रही थी क्योंकि कोई मेरी बात सुनने को तैयार नहीं था। तभी एक दिन वह लड़का हमारे घर आया। उसने कहा कि वह मुझसे अकेले में बात करना चाहता है। माँ ने उसे मेरे कमरे में भेज दिया। जैसे ही वह अंदर आया उसके चेहरे पर अजीब सा घमंड था। उसने कहा कि गाँव में इज्जत सबसे बड़ी चीज़ होती है और मेरे पास शादी के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं। उसकी बातें सुनकर मुझे बहुत गुस्सा आया। मैंने उससे पूछा कि क्या ये सब उसी की चाल है, लेकिन वह मुस्कुराया और बोला कि लोग वही मानते हैं जो उन्हें दिखाया जाता है। उसकी ये बात सुनकर मेरा शक लगभग यकीन में बदल गया था। वह जाते जाते कह गया कि अब शादी होकर रहेगी। उसके जाने के बाद मैं देर तक रोती रही। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि अपने ही परिवार को कैसे समझाऊं, लेकिन मैंने हार नहीं मानी। उसी रात नीलम की माँ ने मुझे एक तरीका बताया जिससे सच सामने आ सकता था। उन्होंने कहा कि जल्दबाजी में कोई फैसला मत होने देना और सही समय पर सबके सामने सच्चाई बताना। उसकी बात सुनकर मेरे अंदर थोड़ी हिम्मत आई। अब मैं बस सही मौके का इंतजार करने लगे। दूसरी तरफ घर में शादी की तैयारियां शुरू हो चुकी थी। रिश्तेदार आने लगे थे और सब कुछ जल्दी जल्दी किया जा रहा था ताकि गांव में ज़्यादा बातें न फैले। मैं बाहर से शांत थी लेकिन अंदर ही अंदर सच मान सामने लाने की तैयारी कर रही थी। मुझे पूरा भरोसा था कि अगर मैंने सही समय पर कदम उठाए तो सबके सामने उन लोगों की सच्चाई जरूर आ जाएगी। शादी का दिन धीरे धीरे करीब आ रहा था और घर का माहौल मुझे और ज़्यादा घुटन भरा लगने लगा था। आंगन में रिश्तेदारों की आवाज़ें गूंजती रहती और कोई कपड़े की तैयारी कर रहा था तो कोई मेहमानों के ठहराने का इंतजाम। बाहर से देखने पर सब कुछ सामान्य शादी जैसा लग रहा था, लेकिन मेरे दिल में लगातार डर और बेचैनी बढ़ती जा रही थी। मैं बार बार सोचती अगर सही समय पर सच सामने नहीं आया तो मेरी पूरी जिंदगी बदल जाएगी। माँ हर थोड़ी देर में मेरे कमरे में आकर समझाने लगती कि अब ज़्यादा सोचने का समय नहीं है और जो हो रहा है उसी में सबकी भलाई है। मैं उनकी मजबूरी समझ सकती थी क्योंकि गाँव में लोग छोटी छोटी बातों को बड़ा चिढ़ाकर फैलाते हैं, लेकिन साथ फिर मैं भी ये जानती थी कि मेरे साथ गलत हो रहा है। उधर दाई का व्यवहार हर दिन पर दिन अजीब होता जा रहा था। वह घर में ऐसे घूमती थी जैसे सब कुछ उसी के हिसाब से चल रहा हो। रिश्तेदारों के सामने वह मीठी बातें करती और अकेले में मुझे बार बार समझाती थी कि अब यही रिश्ता मेरे लिए सही है। उसकी आंखों में मुझे हमेशा कोई छिपी हुई चाल नजर आती थी। मैं चुपचाप उसकी बातें सुनती रहती लेकिन अंदर ही अंदर तय कर चुकी थी कि बिना सच बताए ये शादी नहीं होने दूंगी। उसी दौरान मेरी दोस्त नीलम लगातार फोन पर मेरा हौसला बढ़ा रही थी। उसकी माँ ने भी मुझे समझाया कि डरने की जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि अगर मैं सच में ठीक से महसूस कर रही हूँ और दवाइयाँ बंद करने के बाद हालत सामान्य हो रही हैं तो इसका मतलब साफ है कि मेरे साथ धोखा किया गया था। उन्होंने मुझे एक प्रेगनेंसी टेस्ट किट भेजने का फैसला किया ताकि सही समय पर सबूत के साथ सच सामने लाया जा सके। मैंने अपनी कजिन को चुपके से सारी बात बताई और कहा कि शादी से पहले अगर कोई कुरियर आए तो बिना किसी को बताए मेरे कमरे में पहुंचा दे। वह मेरी सबसे करीबी थी इसलिए उसने तुरंत मेरी मदद करने का वादा कर दिया। अगले 2 दिन मेरे लिए बहुत भारी थे। घर में हल्दी और दूसरी शादी के रस्में तैयार होने लगी थी। रिश्तेदार मुझे देखकर अलग अलग बातें करते थे। कोई कहता है लड़की बहुत शांत हो गई है, कोई कहता है शादी का डर होगा। मैं बस चुपचाप बैठी रहती क्योंकि अगर मैं कुछ कहती तो शायद कोई विश्वास ही नहीं करता। एक शाम मैंने माँ और दाई को बात करते सुना। दाई कह रही थी कि शादी जल्दी हो जाना ही सबसे अच्छा है, वरना बाद में बातें बढ़ सकती हैं। उसकी बात सुनकर मेरा गुस्सा और बढ़ गया। मुझे पूरा यकीन हो चुका था कि उसने जानबूझकर सबको डराया है। शादी से एक दिन पहले वही लड़का फिर घर आया। इस बार उसके चेहरे पर पहले से ज्यादा भरोसा नजर आ रहा था। वह मेरे कमरे के बाहर खड़ा होकर बोला कि अब ज्यादा नाटक करने से कुछ नहीं होगा क्योंकि गांव वाले नहीं मानेंगे। जो उन्हें बताया जाएगा। उसकी बात सुनकर मुझे बहुत गुस्सा आया, लेकिन मैंने खुद को शांत रखा। मैं समझ गई थी कि वह खुद को पहले ही मेरा पति मानने लगा है। वह बोला कि शादी के बाद धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। मैंने उसकी तरफ देखा भी नहीं। उसके जाने के बाद मैं देर तक सोचती रही आखिर किसी इंसान का प्यार इतना गलत कैसे हो सकता है कि वह किसी की ज़िंदगी के साथ खेल जाए। उसी रात मेरी कजिन चुपके से मेरे कमरे में आई। उसने हाथ में छोटा सा पैकेट था। उसने धीरे से खोला कि मेरा कुरियर आ गया है। मेरे दिल जोर जोर से धड़कने लगा। मैंने जल्दी से पैकेट खोला। अंदर वही टेस्ट किट थी जो नीलम की माँ ने भेजी थी। साथ में एक छोटा सा नोट भी था जिसमें लिखा था कि घबराना मत, सच हमेशा सामने आता है। वह लाइन पढ़कर मेरे अंदर थोड़ी हिम्मत आ गई। अगले दिन सुबह घर में शादी की तैयारियां तेज हो गई थी। बाहर ढोलक बज रही थी और औरतें गीत गा रही थी। मुझे दुल्हन की तरह तैयार किया जाने लगा। सब लोग खुश दिखने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन मैं जानती थी कि इस खुशी के पीछे डर और दबाव छिपा हुआ है। दुल्हन के कपड़ों में खुद को देखकर मुझे अजीब लग रहा था क्योंकि मैं जानती थी कि ये शादी मेरी मर्जी से नहीं हो रही। लेकिन इस बार मेरे चेहरे पर डर कम और आत्मविश्वास ज्यादा था क्योंकि अब मेरे पास सच साबित करने का तरीका था। मैं मौका मिलने का इंतजार कर रही थी। दोपहर के समय जब सब लोग बाहर की तैयारी में लगे थे तब मैं बहाने से अपने कमरे में से उठी और टेस्ट किट लेकर बाथरूम में चली गई। उस समय मेरे हाथ कांप रहे थे। मुझे डर भी था और उम्मीद भी।
कुछ मिनट बाद जब रिजल्ट सामने आया तो मेरी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। रिजल्ट बिल्कुल साफ था। मैं गर्भवती नहीं थी। उस पल मुझे लगा जैसे मेरे सिर से बहुत बड़ा बोझ उतर गया हो। अब मुझे सिर्फ सही समय का इंतजार था ताकि सबके सामने सच रखा जा सके। शाम होते होते बारात आ गई। घर के बाहर शोर और भीड़ बढ़ गई। रिश्तेदार इधर उधर भाग रहे थे। मुझे मंडप में ले जाने की तैयारी होने लगी। मैं अंदर से पूरी तरह तैयार थी। जैसे ही मुझे मंडप में बैठाया गया मैंने सामने बैठे दूल्हे की तरफ देखा। चेहरे के पीछे वही चेहरा था जिसे देखकर मुझे शुरू में शेष शक था। पंडित मंत्र पढ़ने लगा और घर वाले जल्दी से रस्में पूरी करवाना चाहते थे। तभी मैंने अचानक घूंघट हटाया और सबके सामने खड़ी हो गई। कुछ पल के लिए पूरा माहौल शांत हो गया। सब लोग हैरानी से मुझे देखने लगे। मैंने ऊंची आवाज में कहा कि ये शादी नहीं हो सकती। मेरी बात सुनते ही चारों तरफ फुसफुसाहट शुरू हो गई। माँ घबरा गई और बोली कि मैं क्या कर रही हूँ, लेकिन इस बार मैं रुकने वाली नहीं थी। मैंने सबके सामने वह टेस्ट किट निकाल ली और कहा कि मैं गर्भवती नहीं हूँ। मंडप में बैठे लोग एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। दाई का चेहरा अचानक उतर गया। मैंने सबको बताया कि दवाइयाँ खाने के दौरान ही मेरी तबीयत खराब होती थी और जैसे ही मैंने दवाइयाँ बंद की मैं ठीक होने लगी। फिर मैंने उस लड़की की तरफ इशारा करके कहा कि ये वही लड़का है जिसने पहले मुझसे शादी की बात की थी और मना करने पर नाराज हो गया था। अब पूरे घर में हलचल मच चुकी थी। नाना जी गुस्से में खड़े हो गए और उन्होंने दाई से जवाब मांगा। दाई पहले तो कुछ नहीं बोले, लेकिन जब सब लोग सवाल करने लगे तो उसका चेहरा डर से भर गया। उधर वह लड़का भी गुस्से में कुछ बोलने लगा, लेकिन अब वो कोई उसकी बात सुनने को तैयार नहीं था। मैंने सबको बताया कि कैसे मुझे शक हुआ और कैसे शहर के डॉक्टर से बात करने के बाद मुझे समझ आया कि ये सब एक चाल हो सकती है। अब सबकी नजरें दाई और उसके बेटे पर थी। माहौल पूरी तरह बदल चुका था और पहली बार मुझे लगा कि सच सचमुच सामने आने वाला है। पूरा मंडप बिल्कुल कुछ पल के लिए बिल्कुल शांत हो गया था। रिश्तेदार एक दूसरे का चेहरा देखने लगे और घर वालों को समझ ही नहीं आ रहा था क्या आखिर अचानक क्या हो गया। मेरी माँ घबराई हुई मेरे पास आई और बोली कि आखिर मैं कहना क्या चाहती हूँ। मैंने खुद को संभालते हुए कहा कि मेरे साथ बहुत बड़ा धोखा किया गया है और आज मैं सबके सामने सच बताऊंगी। मेरी बात सुनते ही दाई के चेहरे का रंग उड़ गया। उधर उसका बेटा गुस्से में बार बार बोल रहा था कि मैं झूठ बोल रही हूँ, लेकिन अब किसी को उसकी बातों पर भरोसा नहीं हो रहा था। मैंने सबको बताया कि जब से मैंने उसको एक पानी पिया था तभी से दाई बार बार मेरे पास आने लगी थी और हर दिन मुझे अलग अलग दवाइयाँ देती। शुरू में मुझे लगा कि शायद वह मेरी तबीयत ठीक करने की कोशिश कर रही है, लेकिन धीरे धीरे मुझे एहसास हुआ कि दवा खाने के बाद ही मुझे चक्कर और कमजोरी महसूस होती थी। जैसे ही मैंने वह दवाइयाँ लेना बंद किया मेरी हालत पहले से बेहतर होने लगी। फिर मैंने सबको टेस्ट किट दिखाते हुए कहा कि अगर मैं सचमुच गर्भवती होती तो इसका रिजल्ट अलग होता, लेकिन इसमें साफ दिख रहा है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरी बात सुनकर रिश्तेदारों में हलचल मच गई। कई औरतें आपस में बातें करने लगी कि आखिर इतनी बड़ी बात कैसे हो सकती है। नाना जी गुस्से में दाई की तरफ बढ़े और बोले कि सच सच बता, आखिर मामला क्या है। पहले तो जाए दाई चुप रही, लेकिन जब सब लोग उसे पर सवाल उठाने लगे तो वह रोने लगी। उसने काँपती आवाज़ में कहा कि उसने ये सब अपने बेटे की ज़िद में आकर किया। उसने उसका बेटा मुझे पसंद करने लगा था और जब मैंने उसे मना कर दिया तो वह बहुत नाराज़ हो गया। उसे डर था कि मैं गाँव छोड़कर चली जाऊँगी, इसलिए वह किसी भी तरह मुझसे शादी करना चाहता था। दाई ने कहा कि उसने सोचा अगर घरवालों को डराया जाए तो शायद वे जल्दी शादी के लिए मान जाएँगे। ये सुनकर मेरी माँ के पैरों तले ज़मीन खिसक गई। उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा था कि जिस औरत पर उन्होंने भरोसा किया उसी ने इतना बड़ा धोखा किया। मैंने आगे बताया कि मेरे दोस्त की माँ डॉक्टर है और उन्होंने मुझे समझाया कि सिर्फ किसी कुएं का पानी पी लेना सही ऐसा कुछ नहीं हो सकता। तभी मुझे शक हुआ और मैंने दाई की दवाइयाँ छुपाकर फेंकना शुरू कर दिया। उसके बाद धीरे धीरे मेरी हालत सामान्य होने लगी। अब घर वालों को भी समझ आने लगा कि पूरा मामला डर और अंधविश्वास का फायदा उठाकर रचा गया था। उधर वह लड़का अब भी खुद को सही साबित करने की कोशिश कर रहा था। वह कह रहा था कि उसने ये सिर्फ मुझसे शादी करने के लिए किया क्योंकि वह मुझे बहुत पसंद करता था। लेकिन इस बार मेरे मामा गुस्से में उसके सामने खड़े हो गए और बोले कि किसी की ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ करके उसे प्यार नहीं कहते। गाँव के कई लोग भी अब दाई और उसके बेटे की आलोचना करने लगे। तभी नाना जी ने तुरंत गाँव के कुछ जिम्मेदार लोगों को बुलाया और कहा कि इस मामले की सही जांच होनी चाहिए ताकि आगे किसी और लड़की के साथ ऐसा न हो। थोड़ी देर बाद पुलिस भी वहां पहुंच गई क्योंकि नाना जी ने पहले ही खबर कर दी थी। पुलिस ने दाई और उसके बेटे से पूछताछ शुरू की। पहले तो दोनों बचने की कोशिश करते रहे, लेकिन बाद में उन्होंने मान लिया कि उन्होंने जानबूझकर मुझे डराने और घर वालों को भ्रम में डालने की कोशिश की थी। यह सब सुनकर मेरी माँ रोने लगी। उन्होंने मुझे गले लगा लिया और कहा कि उन्होंने डर और समाज की बातों में आकर मेरी बात पर भरोसा नहीं किया। मैंने भी उन्हें समझाया क्योंकि मैं जानती थी क्योंकि वह मेरे खिलाफ नहीं थी बल्कि हालत से डर गई थी। शादी वही रोक दी गई और धीरे धीरे रिश्तेदार भी वापस जाने लगे। गांव में यह खबर तेजी से फैल गई कि कुएं वाली बात सिर्फ एक अफवाह थी और लोगों को आंख बंद करके ऐसी बातों पर भरोसा नहीं करना चाहिए। कुछ दिन बाद मेरी तबीयत पूरी तरह ठीक हो गई और मेरा मासिक भी सामान्य रूप से आ गया। तब जाकर घर वालों को पूरी तरह भरोसा हुआ कि मैं शुरू से ही सही कह रही थी। उसके बाद मैं माँ पापा के साथ शहर वापस आ गई। गाँव से लौटते समय मैं रास्ते भर यही सोचती रही,
अगर सही समय पर मुझे सच पता न चलता तो शायद मेरी पूरी ज़िंदगी बदल जाती। इस घटना ने मुझे बहुत कुछ सिखा दिया। मैंने तय किया कि मैं अपनी पढ़ाई पर पूरा ध्यान दूँगी और आगे चलकर लोगों को जागरूक करने की कोशिश करूँगी, ताकि कोई भी अंधविश्वास और डर की वजह से गलत फैसला ना ले। धीरे-धीरे ज़िंदगी फिर से सामान्य होने लगी, लेकिन उस गाँव की घटना मैं कभी भी नहीं भूल पाई। आज भी जब मुझे वह पुराना कुआँ याद आता है, तो मुझे एहसास होता है कि कई बार डर और अफ़वाह इंसान को सच में बहुत दूर ले जाती हैं। इसलिए किसी भी बात पर आँख बंद करके भरोसा करने के बजाय सही जानकारी और समझदारी से काम लेना ज़रूरी होता है। तो दोस्तों, आपको हमारी कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएँ, और आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर